हेलो एवरीवन। तो जो आज की क्लास में हम डिस्कशन करने वाले हैं हमारा न्यूक्लियर एनर्जी या न्यूक्लियर रिएक्शंस की हम बात करते हैं। हमारे सिलेबस में बच्चों हम दो टाइप के न्यूक्लियर रिएक्शंस की बात करने वाले हैं, फिजन रिएक्शन एंड फ्यूजन रिएक्शन की हम बात करेंगे। न्यूक्लियर रिएक्शन का मीन क्या होता है कि बच्चों जब किसी न्यूक्लियस की रिएक्शन, जब किसी एटम के न्यूक्लियस की रिएक्शन हम दूसरे कोई भी छोटे पार्टिकल से करवाते हैं तो एक नया न्यूक्लियस बनता है। और मेनली ये देखा जाता है कि वो जो नया न्यूक्लियस होता है वो अनस्टेबल होता है और फिर वो वापस से अदर न्यूक्लियस में क्या हो जाता है, ब्रेक हो जाता है। वो अदर न्यूक्लियस क्या होता है, स्टेबल होते हैं और बहुत सारी एनर्जी भी वहाँ से निकलती है या बहुत सारी एनर्जी भी हम वहाँ से एब्जॉर्ब करने को मिलती है। तो न्यूक्लियर रिएक्शंस में अपने पास क्या होता है, इसको हम एक रिएक्शन से यहाँ समझा रहे हैं कि मेरे पास एक न्यूक्लियस है बच्चों और मैं मानता हूँ कि वो न्यूक्लियस अपने पास क्या एक्स है और हमने इस पर कोई पार्टिकल इंसिडेंट करवाया है, कोई पार्टिकल हमने इस पर इंसिडेंट करवाया है, यानी कोई छोटा न्यूक्लियस हमने इस पर इंसिडेंट करवा दिया। क्या बच्चों, ए करवा दिया। जब एक्स को ऐसा हम रिएक्शन करवा रहे हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है, एक आपके पास में एक और न्यूक्लियस आपको प्राप्त होता है जो कंपाउंड न्यूक्लियस कहलाता है। क्या कहलाता है बच्चों, कंपाउंड न्यूक्लियस कहलाता है, जो अनस्टेबल होता है। ये अनस्टेबल न्यूक्लियस होता है। अनस्टेबल है तो हम यहाँ इसके ऊपर ये इस तरीके से लगा देते हैं, अनस्टेबिलिटी की बात कर रहा है। ये अनस्टेबल न्यूक्लियस वापस से ब्रेक हो जाता है और एक स्टेबल न्यूक्लियस को बनाता है और एक छोटे पार्टिकल का भी वो क्या करता है, वहाँ से प्रोड्यूस करता है। और मैं मानता हूँ कि वो छोटा पार्टिकल आपके पास क्या है बच्चों, बी आपके पास में, और बहुत सारी वहाँ से क्यू एनर्जी भी आपको प्राप्त होती है। तो हम ये कह सकते हैं कि जब किसी भी न्यूक्लियस पर आप कोई भी पार्टिकल इंसिडेंट करवाते हैं तो एक अनस्टेबल न्यूक्लियस प्राप्त होता है जिसको हम कंपाउंड न्यूक्लियस कहते हैं। वो कंपाउंड न्यूक्लियस अनस्टेबल होता है, वो अनस्टेबिलिटी को प्राप्त करने के लिए वापस से ब्रेक होने लगता है और ब्रेक होने के बाद एक और स्टेबल न्यूक्लियस बनाता है और कुछ छोटे पार्टिकल्स वहाँ से निकाल देता है, जिससे वहाँ पर उसकी स्टेबिलिटी बन जाती है। इस तरीके से जो रिएक्शन अपने पास होती है उस रिएक्शन को बच्चों हम न्यूक्लियर रिएक्शंस कहते हैं और जो एनर्जी वहाँ से मिलती है हम उसको न्यूक्लियर एनर्जी कहते हैं। बच्चों जिस पार्टिकल पर जैसे ए हमने पार्टिकल लिया, हम इसको इंसिडेंट करवा रहे हैं, किस पर, एक्स पर इंसिडेंट करवा रहे हैं। तो ये एक्स जो होता है वो जो पेरेंट न्यूक्लियस कहलाता है, इसको टारगेट न्यूक्लियस भी कहा जाता है। ये जो एक्स है हम इसको टारगेट या पेरेंट न्यूक्लियस कहते हैं। ये जो इंसिडेंट करवाया गया तो इसको इंसिडेंट पार्टिकल कहा जाएगा और इनकी रिएक्शन से जो अनस्टेबल न्यूक्लियस अपने प्राप्त होता है, इसको सी से क्यों लिखा है, क्योंकि बच्चों इसको कंपाउंड न्यूक्लियस कहा जाता है। ये अपनी स्टेबिलिटी को प्राप्त करने के लिए वापस से ब्रेक होता है और जब वापस से ब्रेक होता है तो जो न्यूक्लियस बनता है उसको डॉटर न्यूक्लियस कहते हैं और जो छोटे पार्टिकल्स वहाँ से निकलते हैं हम उसको प्रोड्यूस पार्टिकल्स कहते हैं और बहुत सारी क्यू एनर्जी भी हमें प्राप्त होती है। हम इस इक्वेशन को यदि शॉर्ट फॉर्म में लिखना चाहें तो हम कैसे लिखेंगे बच्चों, हमें क्या ले लेना है, पेरेंट न्यूक्लियस ले लेना है, हमें इंसिडेंट पार्टिकल ले लेना है, हमें डॉटर न्यूक्लियस ले लेना है। मतलब जो न्यू न्यूक्लियस बनता है, स्टेबल न्यूक्लियस जो बनता है हम उसको डॉटर न्यूक्लियस कहते हैं और जो प्रोड्यूस पार्टिकल बनता है हमें वो ले लेना है। हमें ए को किसके साथ लिखना होता है बच्चों, बी के साथ लिखना होता है और x को हमें किसके साथ लिखना होता है, y के साथ लिखना होता है। और हम इसको इस तरीके से लिखते हैं कि ये x कौन है बच्चों, जो टारगेट न्यूक्लियस है वो है और इसका टारगेट किसके साथ किया गया, a के साथ। a इस पर टारगेट कर रहा है और जो न्यू न्यूक्लियस बन रहा है बच्चों, क्या बन रहा है आपके पास, y बन रहा है। यानी x क्या आपके पास पेरेंट न्यूक्लियस है, y आपके पास क्या है बच्चों, डॉटर न्यूक्लियस है, a अपने पास क्या है, ए इंसिडेंट न्यूक्लियस है और बी आपके पास जो प्रोड्यूस हो रहा है वो न्यूक्लियस आपके पास है। तो जिस छोटे पार्टिकल को हम इंसिडेंट करवा रहे हैं और जो छोटा पार्टिकल आपको प्राप्त हो रहा है हमने उसको ब्रैकेट में लिखा है। इसके बाहर यदि आप लिखेंगे तो जो इंसिडेंट करवाया गया है, जिस पर इंसिडेंट करवाया गया पेरेंट न्यूक्लियस लिखा जाता है और जो न्यू न्यूक्लियस बनता है वो बाहर डॉटर न्यूक्लियस लिखा जाता है। तो हम देख रहे हैं कि तुमने लिखने का इसको कैसे लिखती है, एक्स यानी टारगेट न्यूक्लियस। देखो टारगेट न्यूक्लियस, इंसिडेंट, ये इंसिडेंट है बच्चों, ये एमिटेड है आपके पास में, एमिटेड यानी जो प्रोड्यूस हो रहा है बाहर निकल रहा है बाद में। और वाई क्या है, ट्रांसपोर्ट, मतलब जो न्यू न्यूक्लियस बन रहा है जिसको हम डॉटर न्यूक्लियस कहते हैं। हम इस रिएक्शन को इस तरीके से शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं।
इसका एग्जाम्पल हमने यहाँ देखा है, एग्जाम्पल भी मैंने यहाँ लिखा है कि जैसे मेरे पास यहाँ नाइट्रोजन है, इस नाइट्रोजन की रिएक्शन हम हीलियम से करवा रहे हैं, तो इसको बच्चों कैसे लिखा जाएगा। देखो नाइट्रोजन है, तो ये देखो नाइट्रोजन आ गया आपके पास में, इसका इंसिडेंट यानी इसका एक और है बच्चों आपके पास, ये ए है आपके पास आ गया। लेकिन जैसे रिएक्शन होती है तो कंपाउंड न्यूक्लियस बनता है जो कि अनस्टेबल है, तो ये अपने पास देखो 7 और 2 कितना होता है बच्चों 9, और ये कितना हो गया 14 और 4 तो ये 18 हो गया, और ये अनस्टेबल होता है, कंपाउंड न्यूक्लियस होता है ये वापस से ब्रेक हुआ ऑक्सीजन में, क्योंकि ऑक्सीजन का आप भी देखेंगे पर न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी बहुत ज़्यादा होता है इसके कंपैरिजन में, तो ये स्टेबल हो गया आपके पास में, तो स्टेबल न्यूक्लियस प्राप्त हुआ जिसको हम डॉटेड न्यूक्लियस बोलेंगे, और ये एक एमिटेड क्या हुआ आपके पास प्रोटॉन प्राप्त हो रहा है। तो हम ये देख सकते हैं, हम इसको नॉर्मली कैसे लिखेंगे, ये 7N नाइट्रोजन, ये कौन है अल्फा, तो इसको हम अल्फा ऐसे भी लिख सकते हैं। कौन एमिट हो रहा है बच्चों, प्रोटॉन हो रहा है, तो अल्फा पी लिख सकते हैं, और ये ऑक्सीजन आपको यहाँ प्राप्त हो रहा है। तो इस तरीके से इस रिएक्शन को लिखा जाता है। लेकिन इस रिएक्शन में बच्चों बहुत सारी चीज़ों का कंजर्वेशन होता है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट आपके पास है। ये रिएक्शंस जो है बहुत सारे कंजर्वेशन को फॉलो करती है। सबसे पहले हम बात करें तो ये चार्ज के कंजर्वेशन को फॉलो कर रही है। देख सकते हैं बच्चों, यह टोटल चार्ज कितना आ रहा है आपके पास में 7 और 2 9 आ रहा है अपने पास में। जितना एटॉमिक नंबर होता उतना प्रोटॉन होता, उतना इलेक्ट्रॉन होता, और उतना ही उनमें चार्ज होता है। हम जो रिजल्ट आ रहा है अपने पास में, रिजल्ट क्या बन रहा है बच्चों, इससे 8 और 1 9 आ रहा है। तो हम यहाँ देख रहे हैं जितना चार्ज अपने पास रिएक्टेंट के पास था उतना ही चार्ज प्रोडक्ट के पास भी आ रहा है अपने पास में, 8 और 1 9 आपके पास आ गया। सेकंड हम यहाँ देखें, इसमें न्यूक्लियस के नंबर का भी क्या होता है बच्चों, कंजर्वेशन होता है। न्यूक्लियस का नंबर का मतलब हो गया एटॉमिक मास नंबर, या एटॉमिक मास नंबर बच्चों 14 और ये 4 कितना है बच्चों 18 है। यह देखो कितना हुआ 17 और 1 कितना हुआ 18 हुआ। यानी जो भी न्यूक्लियर रिएक्शंस आप पढ़ेंगे बच्चों उसमें चार्ज और न्यूक्लियस का हमेशा कंजर्वेशन करेंगे आप। थर्ड आप देखें बच्चों, इसमें दोनों मोमेंटम का कंजर्वेशन होता है, इसमें लीनियर मोमेंटम का भी कंजर्वेशन होता है और एंगुलर मोमेंटम का भी इसमें कंजर्वेशन होता है। यानी जितना मोमेंटम रिएक्शन से पहले रहता है उतना ही मोमेंटम रिएक्शंस के बाद में भी इनका रहता है। एक सबसे बड़ी बात कि बच्चों इनमें मास एनर्जी का भी कंजर्वेशन होता है। हालांकि बच्चों यहाँ एग्जैक्टली जो मास लिया जाता है किसके पास में, रिएक्टेंट के पास में, उतना प्रोडक्ट की फॉर्म में आपको मास नहीं प्राप्त होता है, कुछ मास डिफेक्ट प्राप्त हो जाता है, कुछ मास डिफेक्ट अपने पास आता है। मास डिफेक्ट यदि अपने पास आता है, मास का डीके अपने पास हो जाता है, तो देखा क्या गया है कि हमारे जो आइंस्टाइन थे उनकी मास एनर्जी थ्योरी, जिसको हम कहते हैं स्पेसिफिक रिलेटिविटी थ्योरी, स्पेसिफिक रिलेटिविटी की थ्योरी के बेसिस पर हम ये सीखा है, हमने पहले भी डिस्कशन किया है कि यह जो मास का लॉस होगा वो किस में कन्वर्ट हो जाता है बच्चों, एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। यानी मास और एनर्जी दोनों एक दूसरे की फॉर्म में होते हैं। यदि यह मास का लॉस होता है या मास का लॉस होता है तो मास का लॉस आइंस्टाइन के स्पेसिफिक रिलेटिविटी की थ्योरी के बेसिस पे एनर्जी में अपने पास कन्वर्ट हो जाता है। तो हम ये कह सकते हैं कि यदि आप मास का लॉस होता भी है तो उसके जगह आपको एनर्जी प्राप्त हो जाती है। तो हम ये कह सकते हैं कि मास एनर्जी का भी क्या होता है, कंजर्वेशन होता है। अब इस एनर्जी का फॉर्मूला, क्यू एनर्जी का मेथड हमने सीखा रखा आपको कि आप एनर्जी कैसे फाइंड कर सकते हैं। तो प्रोडक्ट की टोटल एनर्जी में से रिएक्टेंट की टोटल एनर्जी में से, जैसे मान लो आपको क्यू एनर्जी फाइंड करना है तो क्यू एनर्जी कैसे फाइंड करेंगे बच्चों, मैं सिखा चुका हूँ, वैसे न्यूमेरिकल करके भी सिखा चुका हूँ, अल्फा डी के भी सिखाया है मैंने। इससे रिएक्टेंट की टोटल एनर्जी में से प्रोडक्ट की टोटल एनर्जी को माइनस कर देंगे, वो भी कौन से प्रिंसिपल से, कौन से, मास एनर्जी यानी स्पेसिफिक रिलेटिविटी का जो थ्योरी के बेसिस पे E=mc² आता है। आइंस्टाइन की इक्वेशन से हम रिएक्टेंट की टोटल एनर्जी में से प्रोडक्ट की टोटल एनर्जी को माइनस कर देते हैं। तो यहाँ देखिए बच्चों, रिएक्टेंट कौन है अपने पास, x और a है। तो देखो ये x का एनर्जी mc² क्योंकि मास x का है। इसी तरीके से a का टोटल एनर्जी, तो ये आपके पास है mc²। तो ये टोटल एनर्जी किसकी हो गई बच्चों, रिएक्टेंट की हो गई। और इस टोटल एनर्जी में से प्रोडक्ट की टोटल एनर्जी, देखो प्रोडक्ट का मास y का मास my × c², इसी प्रकार b mdc²। तो ये रिएक्टेंट, ये प्रोडक्ट, और रिएक्टेंट की प्रोडक्ट में से आप रिएक्टेंट की एनर्जी में से प्रोडक्ट की एनर्जी को माइनस कर देंगे
तो क्यू एनर्जी अपने को प्राप्त हो जाएगी। और बात करते हैं हम, यदि बच्चों रिएक्टेंट की एनर्जी ज़्यादा है, यदि अपने पास में रिएक्टेंट की एनर्जी ज़्यादा आ रही है, किसकी एनर्जी ज़्यादा आ रही है बच्चों? रिएक्टेंट की एनर्जी ज़्यादा आ रही है प्रोडक्ट की, तो ये प्लस में आएगी एनर्जी, क्यू एनर्जी। लास्ट क्लास में भी हमने डिस्कशन किया था, यदि आपके पास में रिएक्टेंट की एनर्जी ज़्यादा आ रही है प्रोडक्ट के एनर्जी से, तो रिएक्टेंट में से हम माइनस कर रहे हैं तो क्यू एनर्जी बच्चों पॉजिटिव आएगी, और पॉजिटिव आ रही है तो उस रिएक्शन को हम एक्सोथेरेमिक रिएक्शन बोलेंगे। जानते भाई, क्या जानते हैं कि यदि रिएक्टेंट की एनर्जी ज़्यादा है प्रोडक्ट की एनर्जी कम है, इसका मतलब एनर्जी का एमिशन हो चुका है, एनर्जी रिलीज हो चुकी है वहाँ से, और एनर्जी रिलीज होने वाली रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं बच्चों? एक्सोथेरेमिक रिएक्शंस बोलते हैं। तो ये एक्सोथेरेमिक रिएक्शंस कहलाएगी। इसी तरीके से बच्चों अपने पास प्रोडक्ट की एनर्जी ज़्यादा है और रिएक्टेंट की एनर्जी कम है, तो क्यू का वैल्यू कैसा आने वाला? क्योंकि यदि ये एनर्जी ज़्यादा है तो ये एनर्जी माइनस में आ रही है, तो ये ज़्यादा है तो आंसर आपके पास क्यू एनर्जी का नेगेटिव में आएगा। नेगेटिव में आ रहा है, इसका मतलब हम क्या कह सकते हैं कि रिएक्टेंट के पास एनर्जी कम थी, प्रोडक्ट के पास एनर्जी ज़्यादा है, यानी उसने एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लिया है। और जब एनर्जी को एब्जॉर्ब वो कर रहा है तो ऐसी रिएक्शंस को आपको पता है जो एंडोथेरेमिक रिएक्शन हम बोलते हैं। तो ये एक्सोथेरेमिक और एंडोथेरेमिक रिएक्शंस न्यूक्लियर रिएक्शंस में अपने पास हो सकती है। तो वो जो नेक्स्ट क्लास में हम न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शंस की बात करने वाले हैं। ठीक है बच्चों, थैंक यू, पढ़ते रहिए, बेस्ट ऑफ लक।